नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नक्सल मुक्त मिशन पर बड़ा मंथन। अमित शाह की अध्यक्षता में एलडब्ल्यूई राज्यों के निर्णायक समीक्षा बैठक। डीजीपी एसीएस होम और छत्तीसगढ़ के नेतृत्व मौजूद। यूपी विधानसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। अध्यक्ष सतीश महाना की अगुवाई में कार्यसूची और समय निर्धारण पर मंथन। दिल्ली में ईवीएम क्रांति। सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई डीटीएस ई बसों को दिखाई हरी झंडी। बेड़ा पहुंचा 4000। सरकार के 1 साल पर बड़ा आयोजन। आरएसएस शताब्दी समारोह में मोहन भागवत का बड़ा संदेश। टैरिफ या विदेशी दबाव में नहीं झुकेगा भारत। स्वदेशी और राष्ट्रहित सर्वोपरि। सूरत में महिला शक्ति का महासंकल्प। स्मार्ट गर्ल स्मार्ट नेशन मैराथन में 5000 बालिकाओं महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी। सशक्तिकरण का बुलंद संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद यानी एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। बैठक से पहले विजय शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी संबंधित राज्यों के डीजीपी और एसीएस होम स्तर के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि 31 मार्च की तय सीमा में नक्सल उन्मूलन को लेकर यह अंतिम उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो सकती है, जिसमें सुरक्षा रणनीतियों और आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। साथ ही बस्तर क्षेत्र को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित करने के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। औपचारिक चर्चा के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि बस्तर को देश के सबसे समृद्ध और सुंदर क्षेत्रों में शामिल करना उनका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया और इस दौरान सदन की कार्यवाही के संचालन, आगामी कार्यसूची और विधायी कार्यों के समय निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे, जिसके आधार पर सदन के सुचारू संचालन के लिए रूपरेखा तय की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र को व्यवस्थित, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से संचालित करना रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज रामलीला मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम ने डीटीसी की 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और इसी मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नई बसों के शामिल होने के साथ दिल्ली की ई बसों की कुल संख्या बढ़कर 4000 हो गई है, जिससे राजधानी देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते वर्षों में दिल्ली विकास से पीछे रह गई थी और लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ा, लेकिन 2025 को चुनाव में जनता ने बदलाव का फैसला दिया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ शालीमार बाग क्षेत्र से ही 1 साल में 250 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। सरकार ने इसे स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम भी बताया। विशेष दिन के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ पर बैठे अपने दिल्ली के निवासी और आपके माध्यम से दिल्ली की समस्त जनता को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी और उसका आज 1 वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को जो आज बधाई देने का आपने तरीका अपनाया है, इस विशेष दिन के लिए जो दिल्ली अपने पिछले 27 वर्षों के संघर्ष के बाद आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। दिल्ली की जनता का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके विश्वास के लिए, जो विश्वास उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखाया, जो विश्वास उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे विकास में दिखाया, आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली की ये सरकार लगातार 365 दिन दिल्ली के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। रोजाना विकास के नए आयाम दिल्ली को मिल पा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं और बेहतर विकास। मैम, ईवी बसेस जो है 4000 से अधिक है दिल्ली में। दिल्ली मुझे लगता है कि भारत का वो राज्य बन जाएगा जहां सबसे अधिक ईवी बसेस है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन कल बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे कल पटना पहुंचेंगे, जहां बापू सभागार में उनका भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचेंगे और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अगले दिन 10 फरवरी को वे बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे और इसी दिन दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। नितिन नवीन के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी स्तर पर इस दौरे को संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक रंजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि नितिन नवीन बिहार के ही रहने वाले हैं। बांकीपुर से 5 बार के वह विधायक हैं और उनको पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद जो उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया, उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद जो है बिहार जो है वो कल आने वाले हैं और ऐसे में लेकर जो तैयारियां हैं, तैयारियां भी शुरू कर दी गई। अभी हम बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और अंदर देख रहे होंगे कि तैयारियां जो है वो लगभग जो है पूरी कर ली गई है। उनके स्वागत के लेकर पहले जो है वो कल पहुंचेंगे तो सीधे बापू सभागार जाएंगे और वहाँ पर जो है उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है और उसके बाद जो है परसों जो है बिहार विधानसभा की कार्रवाई में जो है वो भाग लेंगे और इसके बाद जो है उसके बाद जो दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। यानी कि 2 दिवसीय के दौरे पर वह नितिन नवीन जो है आ रहे हैं बिहार 9 और 10 फरवरी को। तो ऐसे में लेकर जो है तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि बता दें कि नितिन नवीन को अभी एक बीजेपी में शुरू से परंपरा रही है कि अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिनको मिल जाता है उनको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन जो नितिन नवीन है, ऐसे जो नेता जो न तो दोनों सदन के नेता हैं बल्कि वह बिहार विधानसभा के निचली सदन यानी विधानसभा को सदस्य हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब वह विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होते हैं तो किस तरीके से जो है वो अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाते हैं। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया 3 फरवरी को, उस बजट पर उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया रहता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आरएन शाह चौक पर छात्रों और समर्थकों ने मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और पप्पू यादव पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों को वापस लेने के साथ उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने का कहना था कि नीट छात्रों को न्याय दिलाने के लिए पप्पू यादव सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष करते रहे हैं और इसी वजह से उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। समर्थकों ने आरोप लगाया कि जब भी पप्पू यादव ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार की ओर से उन्हें रोकने और दबाने का प्रयास भी किया गया था। बिहार विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में पेश किए गए बजट में बिहार के लिए कुछ भी नया नहीं है। वहीं इस आरोप पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और कहा कि प्रशांत किशोर 3 महीने तक आराम करने के बाद बाहर आए हैं और अब सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति बिहार की बात करता है वह 3 महीने तक कहां था। मंत्री ने कहा कि बिना पूरी जानकारी के सरकार पर आरोप लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। प्रशांत किशोर जी आराम कर निकले हैं और आराम करने के बाद निकले हैं और सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 3 महीने जिस बिहार की बात करते हैं, जिस बिहार के विकास की बात करते हैं, उनको 3 महीना ये जवाब देना चाहिए कि 3 महीना वो कहाँ थे और 3 महीने के बाद आकर डायरेक्ट सरकार पर आरोप लगाना कहीं।
सूरत में स्मार्ट गर्ल स्मार्ट नेशन की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। सूरत शहर में आयोजित मैराथन में करीब 5000 बालिकाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया और समाज को आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का संदेश दिया। यह आयोजन सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि नई सोच और नई दिशा देने का प्रयास था। मैराथन की शुरुआत भगवान महावीर कॉलेज के ग्राउंड से हुई और यह अग्रवाल विद्या विहार चौराहे तक पहुंची, फिर वापस महावीर कॉलेज परिसर में समाप्त हुई। हरी झंडी दिखाकर सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, उनकी पत्नी और मेयर दक्षेश मावाड़ी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने रवाना किया। आज ये भारतीय जैन संगठन द्वारा स्मार्ट गर्ल स्मार्ट नेशन के तहत मैराथन का आयोजन किया गया है। भारतीय जैन संगठन बच्चों के उत्थान के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह स्मार्ट गर्ल का एक कार्यक्रम चलाती है। सूरत में भी ये काफी वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक करीब 35,000 बच्चों को हमने इसमें ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसी के लिए आज बच्चियों के उत्थान के लिए आगे भविष्य में किन प्रकार उनको समस्याओं से लड़ना है, उसके एक उत्थान के लिए आज ये मैराथन किया गया है। मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि भारत किसी भी देश के टैरिफ या दबाव में उनके फैसले नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी शर्तों और राष्ट्र हितों के आधार पर ही करेगा। भागवत ने जोर दिया कि खरीदारी वही होनी चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और जहां विकल्प उपलब्ध हो वहां स्वदेशी को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। उन्होंने स्वबोध और स्वदेशी को केवल नारे नहीं बल्कि जीवन शैली बताया और कहा कि भारतीय पहचान नाम या भाषा से नहीं बल्कि सोच, संस्कृति और परंपराओं से बनती है। उन्होंने इंडिया के बजाय भारत के प्रयोग, भारतीय भाषा, पहनावे और जीवन शैली पर गर्व करने की बात कही और कहा कि सांस्कृतिक चेतना की शुरुआत घर से होती है। और इसी दौरान अभिनेता सलमान खान मंच पर मौजूद रहकर डॉक्टर भागवत के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुनते नजर आए। घर में जो बनता है बाहर से नहीं लाना। बहुत अच्छा मसाला वाला मट्ठा अथवा नींबू की शिकंजी घर में बन सकती है, बाहर से क्यों लाना? बाहर से इसलिए लाना कि हमारे किसी का रोजगार उस पर चलता है। मट्ठा बेचने वाले अपने यहां लोग हैं, मट्ठा बेचने वाली भारतीय कंपनी भी है, दिक्कत नहीं। अपने यहां संक्रांति के बाद भोगी आती है। भोगी के दिन पहले ऐसा था, घर में मिट्टी के बर्तन होते थे। शाम को सब लोग मिट्टी के बर्तन घर के सब उठा के गांव के बाहर जाके उसको फोड़ डालते। वापस आते समय कुम्हारों के मोहल्ले से सारे बर्तन खरीद के जाते थे। साल में एक बार कुम्हारों का रोजगार निश्चित हो गया। ऐसी व्यवस्था थी अपनी। अब वो वैसी की वैसी तो लागू नहीं होगी, जमाना बदल गया है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भी हम खरीदारी करेंगे अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली करेंगे। बहुत सी वस्तुएं विदेश की ऐसी है कि जिसके बिना अपना काम चल सकता है। बहुत सी विदेश की वस्तुएं हैं कि उससे बेहतर हमारे यहां की तैयार हुई वस्तु हमको मिल सकती है। जीवन आवश्यक वस्तु उसके बिना हो ही नहीं सकता और विदेश से ही आती है, तो ठीक है, वहां से लेंगे। और नीति के स्तर पर हम कहेंगे कि ऐसे लेंगे, लेन देन तो करनी पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। लेकिन जो भी हम करेंगे लेन देन वो हमारे अपने मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव से नहीं करेंगे, टैरिफ को देखकर नहीं करेंगे। लोग हैं तो हम भारत के लोग हैं, यानी क्या है, हम इंडिया के लोग हैं क्या? सामान्य नाम का भाषांतर होता है, विशेष नाम का नहीं होता है। हम भारत है तो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भूषा है। अपने घर के चौखट के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण ये अपना होना चाहिए ना। आपके बेडरूम में आप सर रखते हैं, केवल वो तकिया है, उसका पिलो है, उस पर वेलकम क्यों है, सुस्वागतम क्यों नहीं हो सकता? आपके अपनी भाषा में लिखिए। आपके हस्ताक्षर कागज पर वो विदेशी भाषा में होने की जरूरत नहीं है।
आप मातृभाषा में अपनी भाषा की उस लिपि में आप हस्ताक्षर कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं। जनकपुरी में हुई दुखद दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी में खुदाई कार्यों के दौरान सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों और एजेंसियों को 8 सूत्रीय सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली में चल रहे और हाल ही में किए गए सभी खुदाई स्थलों की समीक्षा कर 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के तहत खुदाई स्थलों पर पर्याप्त चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर, लाइट्स, मजबूत बैरिकेडिंग और सुरक्षित पैदल मार्ग और ट्रैफिक डायवर्जन अनिवार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही से हुई किसी भी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जवाबदेही से कोई नहीं बचेगा। मुंबई के मलाड इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। टीवी अभिनेत्री खुशी चौधरी को फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग ने ठगी का शिकार बना लिया, लेकिन कुरार पुलिस की सतर्कता और सख्त कार्रवाई से न सिर्फ गैंग का भंडाफोड़ हुआ बल्कि लाखों रुपए की कीमती सामान भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आइए देखते हैं फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग की अपराध से ये जुड़ी ये कहानी। 2025 में टीवी अभिनेत्री खुशी चौधरी ने घर शिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इनफील्ड लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूवर्स नाम की कंपनी से संपर्क किया। आरोपी वैभव सिंह ने खुद को कंपनी मालिक बताकर कम दाम में शिफ्टिंग का भरोसा दिलाया। मालाड ईस्ट के माउली अपार्टमेंट से कांदीवली लोखंडवाला के नए फ्लैट में सामान ले जाना था, लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठगी की बड़ी साजिश रची गई। 4 जनवरी 2026 को आरोपी ने यूपी से अपनी जान पहचान के मजदूरों को पैकर्स मूवर्स बताकर अभिनेत्री के घर भेजा। कपड़े, मेकअप किट, जूते, बैग, पेंटिंग्स, शीशे, एंटिक आइटम्स और शादी के गहनों समेत पूरा घर 18 बॉक्स में पैक कर लिया गया। पहले 11,700 रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया, लेकिन कीमती सामान देखकर आरोपियों ने चार्ज बढ़ाकर 25,506 रुपए तक कर दिया। इसके बाद सामान मुंबई के अंधेरी साकिनाका स्थित समर्थ बिल्डिंग के गोदाम में छुपा दिया गया और आरोपी फरार हो गए। लगातार संपर्क के बावजूद जब सामान नहीं मिला तो अभिनेत्री ने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तकनीकी निगरानी और सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस साकिनाका चांदीवली इलाके के गोदाम तक पहुंची। 28 जनवरी को छापेमारी कर आरोपी विजय राम अवतार पाल को गिरफ्तार किया गया और चोरी गया सारा सामान बरामद किया गया। का जो सामान था उन्होंने ऑनलाइन एक लॉजिस्टिक इनफील्ड लॉजिस्टिक करके बुक किया था, तो उनके जरिए उन्होंने 5 लाख का सामान लेके शिफ्टिंग का तय किया था। वो अपना घर कुरार से लोखंडवाला शिफ्ट कर रही थी, तो हिसाब से उन्होंने बुक किया था। वहाँ से उनका एक तय हुआ था अमाउंट कि इनको इतना पैसा देना है 24,000। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने सामान ले लिया। जो वैभव सिंह थे वहाँ के जो आरोपी, उन्होंने सामान ले लिया और आगे जाके फिर उन्होंने उनसे और पैसे की मांग चालू की कि हमें और पैसा चाहिए, आपका सामान नहीं देंगे। और उन्होंने अपना सामान एक साकिनाका में समर्थ बिल्डिंग में छुपा दिया। फिर यहाँ पे गुना दाखिल हुआ धोखाधड़ी और अपहार का। तो हिसाब से कुरार पुलिस स्टेशन CR नंबर 33 में हमारे डीओ है जो दयानंद पवार API और PSI नलावड़े, उन्होंने जो तांत्रिक तपास करके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से वो वहाँ से हम लोग ने जो साकिनाका से जो बिल्डिंग से पूरा माल हमने एक्ट्रेस का रिकवर किया और आरोपी का दर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड वैभव सिंह समेत 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बरामद किया गया पूरा सामान 2 फरवरी 2026 को अभिनेत्री को सौंप दिया गया। अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस और कुरार पुलिस की जमकर तारीफ की और कहा कि दिन रात की मेहनत से उनका कीमती और अपूर्णीय सामान सुरक्षित वापस मिला। मेरा नाम खुशी चौधरी है। एक्चुअली मैंने ये ऑनलाइन बुक किया था इनफील्ड मूवर्स एंड पैकर्स 4 ऑफ जैन को, एंड ये मेरा सामान आए, इन्होंने उठाया एंड दे गेव मी शिपमेंट, जिसमें कि 11,700 का इन्होंने बिल बनाया एंड इन्होंने कहा कि 3 दिन में आपका सामान पहुंच जाएगा।
नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे दूसरा शिपमेंट बना के दिया जिसमें उन्होंने रेट डबल कर दिया था एंड उसका जो वेट था वो भी डबल कर दिया। एंड उसके बाद वो मुझे बोलते कि मैडम आप मुझे इतना ऊपर का पैसा दो तो आपका सामान उधर पहुँचेगा वरना नहीं पहुँचेगा। तो मैंने कभी ऐसा नहीं होता, लाइक अब ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी चाहिए थी, अभी क्यों बता रहे हो? ये बोले कि मैडम नहीं ऐसा नहीं होता है, शिपमेंट हो गया है, अभी आपको पैसा देना पड़ेगा तभी सामान उधर पहुँचेगा वरना नहीं पहुँचेगा। तो आई सेड कि यार लाइक भैया आप ले लो मुझसे पैसे वापस दे दो, मुझे नहीं पहुँचाना। सो ही डिड दैट विद मी, लाइक 1 महीने तक ये सब चला, रोज़ पैसे दे दो कॉल करके कि आपका सामान पहुँच जाएगा, इधर ख़राब हो रहा है। 1 महीने तक चला, फिर मैंने एफ.आई.आर की, लाइक 10 जैन को मैंने एफ.आई.आर की। देन खुराब पुलिस स्टेशन में उन्होंने फिर ट्रैक किया तो एक बंदा पकड़ा गया, उसके पास गोडाउन में चांदीवली में आई थिंक गोडाउन है, वहाँ पे उन्होंने रेड मारी। सो वहाँ पे बहुत लोगों का और भी सामान है, तो मेरा सामान लकीली मिल गया पुलिस वालों ने। लाइक होप नहीं थी बट उन्होंने ढूंढ दिया मेरा सामान, लकीली लाइक आई एम सो हैप्पी। बट वो लड़का अभी आई थिंक यूपी में है, जहाँ तक कि सर ने मुझे बताया। जो दूसरा बंदा है वो यूपी में है, एक इनके पास है कस्टडी में। दिस इज द केस। सो ऑनलाइन आई थिंक नहीं करना चाहिए, वो स्कैम ही चल रहा है आजकल। बेसिकली आप ये सामान कहाँ पे शिफ्ट करा रहे थे और आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती थी, मौली प्राइड, और अभी ये सामान मैं अपने घर भेज रही थी तो गाजियाबाद राजनगर। या ठीक, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जो है आपके नहीं, सामान को एक्चुअली मुझे सीरियसली कोई उम्मीद नहीं थी, बिकॉज मेरे पास कोई क्लू नहीं था कि वो बंदा कहाँ है। ही वॉज यूजिंग व्हाट्सअप नंबर, तो हमें उसकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो बट सीसीटीवी फुटेज उन्होंने ट्रैक किया है, लोकेशन उसकी जहाँ जहाँ पे भी थी। सो या दे डिड अ वेरी गुड जॉब, उन्होंने लाइक महाराष्ट्र पुलिस for sure। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुरार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पैकर्स मूवर्स की सेवाएं लेते समय कंपनी के दस्तावेज और विश्वसनीयता की पूरी जांच करें। फिलहाल ठगी के इस मामले को देखते हुए यही कहना ठीक होगा कि ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामलों में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को लेकर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसे युवाओं के लिए समर्पित बजट बताया है। मोतिहारी में बीजेपी युवा मोर्चा के युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के लिए लक्ष्य की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। राधा मोहन सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले की सरकारें युवाओं के कौशल विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं जुटा सकी, जबकि मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मौजूदा बजट में युवाओं के विशेष महत्व को दिया गया है। अयोध्या को पर्यटन और धार्मिक विरासत के क्षेत्र में योगी सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। त्रेता युग से जुड़े पौराणिक स्थल गुप्तगार घाट को ओपन एयर थिएटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसे होली तक आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस थिएटर में रामायण प्रसंगों पर आधारित भव्य मूर्तियां और विशाल स्क्रीन लगाई गई हैं, जहां भगवान राम से जुड़े दृश्य और फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रशासन के मुताबिक यह स्थल आस्था और पर्यटन दोनों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। काफी सुविधाएं प्राधिकरण की तरफ से और अन्य कार्य संस्थाओं पर्यटन विभाग की तरफ से डेवलप की जा चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण है एक ओपन एयर थिएटर, जिसमें केवल थिएटर ही नहीं, उसमें कई कंपोनेंट हैं। उसमें लाइट एंड साउंड शो भी है, उसमें चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। तो एक जब ये डेवलप होगा तो बहुत ही अच्छा एक पर्यटकों के लिए और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक जगह होगी जहाँ पे अपना समय व्यतीत कर सकेंगे और उस स्थान की महत्ता को देखते हुए, गुप्तार घाट की महत्ता को देखते हुए वहाँ पे समय व्यतीत कर सकेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 18 करोड़ का है और जिसमें करीब 85% तक काम हो चुका है। तो अगले 2 माह में हम इसको पूरा करने की स्थिति में है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध हो पाएगी पर्यटकों के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।